नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की फसल में रस्ट रोग का करें समय रहते नियंत्रण। पशुओं में निमोनिया रोग की समस्या और बचाव के उपाय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कल यानी 1 फरवरी को बजट पेश किया और पूरे देश की नजर इस बजट पर रही। तो इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ खास रहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। I am proposing substantial investments in the development of modern fishing hub. कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद 2021-22 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। देश में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सभी फसलों पर उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना अधिक MSP दी जा रही है। उन्होंने कहा, हमने किसानों को 75,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिए हैं। किसानों को दिए जाने वाले भुगतानों में भी तेजी की गई है। उन्होंने बताया कि गेहूं के लिए किसानों को 75,060 और दालों के लिए 10,503 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। धान की भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ होने का अनुमान है। इसके अलावा सरकार कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में 22 और उत्पादों को शामिल करेगी। कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया है। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कोष को दोगुना कर 10,000 करोड़ रुपए किया गया। मुश्किल के इस वक्त में भी मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दोगुनी करने, विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने पर है। अपने राज्य में लहलहा रही गेहूं की फसल इस साल बम्पर उत्पादन देने का संकेत दे रही है, क्योंकि इस साल गेहूं की फसल के लिए मौसम काफी अनुकूल रहा और जिन किसानों ने गेहूं की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में रतुआ रोग होने की संभावना रहती है। तो इस रतुआ रोग से गेहूं की फसल को कैसे बचाएं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जो मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं, जो उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हैं, उसमें गेहूं की समय से बुआई हो जाती है और उसमें इस समय गेहूं में पीला रतुआ आने की थोड़ी संभावना रहती है। तो गेहूं में मुख्य रूप से 3 तरह के रतुआ रोग होते हैं। एक है पीला रतुआ, दूसरा काला रतुआ, एक भूरा रतुआ। जो कि मुख्य रूप से पीला रतुआ मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में आता है। और इसके लिए तापमान 7 से लेकर 17 डिग्री तक तापमान, धुंध और बारिश बहुत ही अनुकूल वातावरण रहता है इसके प्रसार और आगे बढ़वार के लिए। कुछ किसान भाइयों की गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग देखने में आ रहा है। इस रोग की प्रकोप से गेहूं की फसल से मिलने वाली कुल उपज में 30 से 40% तक कमी देखने में आती है। तो क्या है इस रोग की पहचान, आइए जानते हैं। तो इसमें पहचानने के लिए मुख्य रूप से क्या करें कि इसमें पत्तियों के ऊपर सर्वप्रथम पीली धारियां बनती हैं, जो कि सिराओं के बीच में लाइन से बनती हैं। और ये रोग 10 से 15 पौधों के गुच्छा, जिसको इनिशियल फोसाई कहते हैं, उसमें बनता है और फिर वहाँ से अपने खेत में आगे आगे फैलता रहता है। पीला रतुआ का खास जो पहचान है वो है कि जब भी इसकी पत्तियों को आप छू के देखेंगे तो पीला पाउडर आपके हाथ पे या कपड़ों पे लगेगा। ये पीला रतुआ की खास पहचान है। किसान भाइयों, पीला रतुआ रोग का प्रकोप आपकी गेहूं की फसल में हो ही नहीं, इसके लिए आप इसकी बुवाई के समय रोग रोधी किस्मों का चयन करें और बुवाई से पूर्व बीजों को शोधित अवश्य कर लें। इसके बाद ही बीजों की बुवाई करें। और यदि उन उपायों को अपनाने के बाद भी इस रोग का प्रकोप आपकी खड़ी फसल में देखने में आ रहा है, तो आप इसका नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि पहले किसान भाई
खास तौर से जनवरी और फरवरी माह में अपने खेतों का पूरी तरह से चारों तरफ घूम के निरीक्षण करें। किसी भी तरह का पीला रतुआ के लक्षण दिखाई देने पे उसमें आप छिड़काव कर सकते हैं। मुख्य रूप से कई दवाएं उपलब्ध हैं बाजार में, जिसमें प्रोपिकेनाजोल है, टेबुकोनाजोल है या टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, ये दवाएं हैं। तो अगर प्रोपिकेनाजोल और टेबुकोनाजोल से अगर स्प्रे करते हैं तो 0.1% स्प्रे, इसका मतलब 200 ml दवा 200 लीटर पानी में करके 1 एकड़ के लिए छिड़काव करें। और अगर आप टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन लेते हैं तो ये 120 ग्राम दवा को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। और जहाँ जिस खेत में अगर ये रोग देखा है तो उसमें और उसके आसपास के खेत में छिड़काव करें। तो इसमें सबसे पहले सलाह ये कि आप निरीक्षण करते रहें, अपने खेत का निरीक्षण करें और रोग आने के बाद खासकर अगर कोई लक्षण दिखाई देता तभी आप उसमें जो संतुलित दवा है उसका छिड़काव करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में पशु अगर ठंड की चपेट में आ जाते हैं तो उनका उत्पादन कम हो जाता है। साथ ही पशुओं को निमोनिया रोग होने का डर भी बना रहता है। तो चलिए पशुओं में निमोनिया रोग की रोकथाम के बारे में जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर RM मिश्रा से। किसान भाइयों, आप पशुपालन करते हैं तो पशुओं में स्वास्थ्य प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय होता है। अगर देखा जाए तो ऐसे मौसम में जब ठंड काफ़ी पड़ी हुई है, ऐसे में हमारे पशुओं को निमोनिया जैसे बीमारी से बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे किसानों के लिए। निमोनिया जीवाणु एवं माइकोप्लाज्मा जनित संक्रमित रोग है। ये रोग शीत ऋतु में या वर्षा ऋतु में अक्सर होता है। बुखार की हालत में पसीना होने पर बहुत ठंडा पानी पिलाने से और ठंडी हवा लग जाने से ये रोग हो जाता है। निमोनिया कई प्रकार के होते हैं और कई कारणों से हो सकते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया हो सकता है, वायरल निमोनिया हो सकते हैं, पैरासाइटिक यानी कृमि रोग के चलते भी निमोनिया हो सकता है। और ख़ास करके तरल दवा खिलाने में अगर उनके फेफड़ा में दवा चली जाए या पानी चला जाए तो उसमें भी एस्पिरेशन निमोनिया जिसे हम कहते हैं वो भी होता है और जानलेवा भी हो सकता है। हमारे पशुओं में सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस गहरा नहीं सांस ले पाते हैं वो लोग। हल्की सांस और तीव्र गति से सांस लेते हुए आप पशु को देखेंगे, नाक से पहले पानी गिरेगा और कुछ ही दिनों के अंतराल पर वह पानी एक गाढ़े नेटा के रूप में या सिंगन के रूप में वो परिणत हो जाएगा। वो सफ़ेद रंग का या पीले रंग का स्राव नाक से निकलते हुए आप देखेंगे और आँख से कीचड़ भी आ सकते हैं। और आपके पशु गर्दन को आगे की तरफ करके बहुत कष्ट से सांस लेते हुए आपको दिखाई देगा और देखा जाएगा कि पशु कमजोरी के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं और आपको भारी क्षति होती है। इस रोग में रोगी पशु बहुत सुस्त रहता है, खाना पीना और जुगाली करना बंद कर देता है। उसके रोए खड़े हो जाते हैं, उसे जख्म और खांसी हो जाती है और पशु का शरीर कांपता है और साधारण ज्वर हर समय बना रहता है। उसकी नाक से बलगम निकलता रहता है तथा नाड़ी तेज चलती है। अब निमोनिया रोग से किस प्रकार से आप बचाव यानी करेंगे, इस पे आपको ध्यान देनी है। तो हमें ध्यान यह देना है कि जब मौसम में परिवर्तन हो, जब ठंडी हवाएं चल रही हो और हवा में नमी हो, तो ऐसे में उनके आवास में आप ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा गीलापन ना हो, आवास का जो फर्श है वो सूखा हो, पशुओं का शरीर गर्म बोरे से हो या पुराने कंबल, एक ओढ़ने का एक चादर रूपी वस्त्र बना सकते हैं। और पशुओं के आवास में आप इस बात का भी ध्यान दें कि हवा ठंडी हवा सीधे अंदर प्रवेश ना करती हो। घर में
आवास में गर्म करने का व्यवस्था भी आप कर सकते हैं जाड़े के दिनों में। इन विषयों पे आप ध्यान देंगे और प्रबंधन को दुरुस्त करके अपने पशुओं को निमोनिया रोग से बचाने का प्रयत्न करेंगे। रोग से ग्रसित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोगी पशु का जूठा आहार या पानी स्वस्थ पशु को पीने नहीं देना चाहिए। अधिक ठंडा मौसम होने पर पशुओं को पशुशाला में बांधना चाहिए। इसके अलावा पशुशाला में ठंडी हवा रोकने के लिए दरवाजों एवं खिड़कियों पर पर्दे लगा दें। इसके अलावा रोग ग्रसित पशु को नौसादर, सौंठ एवं अजवाइन एक तौला को अच्छी तरह से कूटकर 250 ग्राम गुड़ के साथ दिन में 2 बार देने से भी ये रोग नियंत्रित हो जाता है। निमोनिया के लक्षण अगर आपको दिख रहे हो, बुखार हो, पशु खाना कम कर दिया हो, तो आप चिकित्सक को तो अवश्य दिखाएं, नहीं तो आप अपने से भी एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। पेनिसिलिन ग्रुप की दवाएं इस पे बेहतर कार्य करती हैं। बड़े जानवरों में 40 से 50 लाख इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन 5 से 7 दिन तक स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन दे सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की दवाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। इन विभिन्न प्रबंधन की व्यवस्थाएं और चिकित्सा की जो उपाय हैं, अगर इन सारे पर आप ध्यान दें तो आप अपने पशुओं को इस बीमारी से बचा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग सेवर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आसमान साफ रहने की संभावना है। वर्षा होने की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई कृषि कार्य को करते समय कोरोना वायरस के लिए जारी सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। जानवरों को रात के दौरान खुले में न रखें। रात में खिड़कियों और दरवाजों पर जूट के बोरे के पर्दे लगाएं और दिन के दौरान धूप में पर्दे हटा दें। गेहूं की फसल में दीमक कीट के प्रकोप के लक्षण दिखाई देने पर क्लोरोपाइरीफास 20 EC की 4 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई पानी के साथ देवें। गेहूं की फसल में गांठ बनते समय तीसरी सिंचाई करें। सरसों की फसल में चेपा आने की संभावना है। चेपाग्रस्त टहनियों को तोड़कर जमीन में दबा दें। फसल की निगरानी रखें, तब कम से कम 10% पौधों पर 25 से 26 चेपा प्रति पौधा दिखाई दे, तब डाइमेथेट 30 EC की 1 लीटर मात्रा 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। चने की फसल में फली छेदक से नियंत्रण हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट की 250 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आलू की फसल में झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए 2 ग्राम मैंकोजेब प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव कालाडेरा, जिला जयपुर के राकेश कुमार ने। आपने कद्दू वर्गीय सब्जियों की उन्नत किस्में और पौध तैयारी करने के बारे में जानकारी चाहिए है। तो राकेश जी, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। करके सब्जी या फूलों का अच्छा उत्पादन लेते हैं और उसका आपको बाजार भाव सही नहीं मिलता है तो आर्थिक नुकसान होता है, और ऐसा तभी होता है जब क्षेत्र के सभी किसानों का उत्पादन एक साथ होता है। इसलिए आप सब्जियों या फूलों की खेती में थोड़ा बदलाव लाएं।
कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगर बात करें तो गर्मी की फसल के लिए आमतौर पर किसान बीज बोते हैं, जिसे उगने में 5 से 8 दिन का समय लगता है और इस फसल में 45 से 55 दिन बाद उत्पादन आना शुरू होता है। तब सभी किसानों की फसल तैयार होती है, जिसके कारण इन सब्जियों का बाजार भाव गिर जाता है। लेकिन अगर हम इन्हीं बीजों की बुआई संरक्षित दशा में इस समय कर दें और 30 से 35 दिन बाद इसकी रोपाई करें तो इसकी फसल 1 से 1.5 माह पहले मिलेगी, जिसका बाजार भाव निश्चित रूप से अधिक मिलेगा। किसान भाइयों, अगर हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करें तो इसमें लौकी, तुरई, करेला, खीरा, कुम्हड़ा, पेठा इत्यादि फसलें आती हैं। इन फसलों से अच्छी उपज लेने के लिए जरूरी है कि किसान भाई उन्नत प्रजातियों का चयन करें। तो लौकी की सामान्य प्रजातियां काशी गंगा और पूसा नवीन इत्यादि हैं, जिनकी औसत उपज क्षमता 300 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। यदि इनकी संकर प्रजातियों की बात की जाए तो इसमें पंत संकर लौकी, एक पूसा मंजरी, वरद इत्यादि हैं, जिनकी औसत उपज क्षमता 400 से 500 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। तुरई की सामान्य प्रजातियां पूसा सुप्रिया, पूसा चिकनी इत्यादि हैं, जिनकी औसत उपज 120 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। करेला की सामान्य प्रजातियां कोयम्बटूर 2 और कल्याणपुर है, जिनकी औसत उपज 150 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। करेला की संकर प्रजातियां पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2 है, जिनकी उपज क्षमता 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। खीरा की सामान्य प्रजातियां पॉइंसेट स्ट्रीट 8 और पूसा उदय है, जिनकी औसत उपज 150 से 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। खीरा की संकर प्रजातियां पूसा सहयोग पंत संकर, खीरा 1 अमृत है, जिनकी उपज क्षमता 350 से 400 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। कुम्हड़ा की सामान्य प्रजातियां पूसा विश्वास और पूसा विकास इत्यादि हैं, जिनकी औसत उपज क्षमता 250 से 300 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। कुम्हड़ा की संकर प्रजातियों में पूसा हाइब्रिड 1 है। पेठा की सामान्य प्रजातियां पंत पेठा 1 और कोयम्बटूर 1 है, जिनकी उपज क्षमता 300 से 350 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए आप ऐसे बीजों का चुनाव करें जिसके फल मध्यम आकार के होते हैं। बाजार में तमाम निजी कंपनियां संकर बीज तैयार कर रही हैं। अगर आप संकर बीजों का चुनाव करते हैं तो अच्छी उपज मिलेगी। अगर ये बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं या आप संकर बीज नहीं लगाना चाहते हैं तो सामान्य बीज भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, जहां तक बीज दर की बात है तो लौकी की सामान्य किस्मों का 5 किलोग्राम और संकर किस्मों का 4 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं। खीरा की सामान्य किस्मों का 3 किलोग्राम और संकर किस्मों का 2 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं। करेले की सामान्य किस्मों का 7 किलोग्राम और संकर किस्मों का 5 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं। कुम्हड़ा की सामान्य किस्मों का 6 किलोग्राम और संकर किस्मों का 4 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं। पेठा की सामान्य किस्मों का 5 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं और तुरई की सामान्य किस्मों का 5 किलोग्राम और संकर किस्मों का 4 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं। किसान भाइयों, बीज का अंकुरण अच्छा हो इसके लिए बीजों को 12 से 15 घंटे तक पानी में भिगोकर रखते हैं और इसके बाद इसे सूती कपड़े या बोरे के टुकड़े में लपेटकर इसे गर्म स्थान पर रखते हैं। जैसे बिना सड़ी गोबर की खाद या भूसे में बीजों को जमाव के लिए 10 से 12 घंटे रखते हैं। इसके बाद बीजों में जब अंकुरण हो जाए तो प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से उपचारित करके इसकी बुआई कर देते हैं। अक्सर देखने में आता है कि कुछ किसान भाई सर्दी के मौसम में सब्जियों की अगेती फसल लेने के लिए कम तापमान पर ही बीजों की बिजाई कर देते हैं, जिससे बीज सर्दी के कारण उग नहीं पाते और अगर थोड़ा बहुत उगते भी हैं तो उसकी बढ़वाड़ नहीं हो पाती। ऊपर से पाला पड़ने पर पौध जल जाते हैं और अपेक्षित उपज प्राप्त नहीं होती। इन समस्याओं को देखते हुए सब्जियों की नर्सरी असाधारण वातावरण यानी कि पॉलीहाउस, नेट हाउस, लो टनल या पेड़ के नीचे वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर तैयार कर सकते हैं, जिससे बेमौसमी उत्तम गुणवत्ता युक्त पौधे तैयार होंगे। पॉलीहाउस, नेट हाउस, लो टनल में पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले ढांचा तैयार करना पड़ता है। उसके बाद 3 भाग कोकोपिट और 1 भाग परलाइट व वर्मीकुलाइट को मिलाकर मिश्रण तैयार करके जर्मिनेशन ट्रे में भर देते हैं। फिर हजारे के द्वारा सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के बाद सभी छिद्रों में एक एक बीज की बुआई कर देते हैं। बुआई के उपरांत ट्रे को जमाव के लिए लो टनल पॉलीहाउस में रख देते हैं। इसके अलावा हमारे जिन किसान भाइयों के पास जर्मिनेशन ट्रे उपलब्ध नहीं है, वह कुल्हड़ या प्लास्टिक बैग में भी सब्जियों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं।
इसके लिए 1 भाग मिट्टी, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट और 1 भाग बालू लेकर कुल्हड़ या प्लास्टिक बैग में भर देते हैं। भराई करने के बाद इसमें नमी बनाए रखने के लिए हजारे के द्वारा सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के उपरांत कुल्हड़ या प्लास्टिक बैग में बीजों की बुआई करके उसे शेड नेट, पॉलीहाउस, छप्पर के नीचे या फिर किसी सघन पेड़ के नीचे रख देते हैं। लेकिन अगर आप छप्पर या पेड़ के नीचे पौधे तैयार करते हैं तो धूप खिलने पर उसे बाहर अवश्य रखें, जिससे जमाव अच्छा होता है। किसान भाइयों, बीज की बुआई के 35 से 40 दिन के बाद पौध तैयार हो जाती है, जिस मार्च माह में रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।